Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स की लेक्चर सीरीज का आगाज करेंगे जिसके अंदर मैं आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स को कवर अप करवाऊंगा। याद रखिएगा बेटा, हर साल मेरे बैचेस से कई स्टूडेंट्स फास्ट यूनिवर्सिटी का जाके टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो भाई जब वो अपना टेस्ट देकर आते हैं तो अपने पेपर्स के क्वेश्चन मुझसे शेयर कर रहे होते हैं लाजमी तौर पे। तो मेरी टीम बैठ के उन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर वर्किंग करती है, उन तमाम क्वेश्चंस के ऊपर बैठ के रिक्रिएशनल पेपर डिजाइन करती है। तमाम के तमाम वो पेपर हैं जो कि लास्ट ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए थे। तो आपने इन तमाम एमसीक्यूज की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। इसके अलावा मैंने जो मैराथन डिजाइन करी हुई है फास्ट यूनिवर्सिटी की, उनकी तैयारी करनी है। इसके अलावा मेरा न्यू बैच अभी रिसेंटली स्टार्ट एक हो चुका है और एक बैच हो रहा है। तो आपने उस बैच बैच में आपकी हम डिटेल तैयारी कवर अप करवाएंगे फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, जीआईकेआई के लिए, नस्ट के लिए, प्यास के लिए, एनईडी के लिए, आईबीए के लिए और पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए। मेरी बहुत अच्छी हो तो आप लाजमी तौर पे इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस बैच में लाइव क्लासेस के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका कवर करवाया जाएगा। लाइव क्लासेस के अंदर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। इस आपके तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर करवाए जाएंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग की मैथ्स हो, एडवांस मैथ्स हो, बिजनेस मैथ्स हो, अगर आप फास्ट बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जनरल मैथ्स हो, बेसिक मैथ्स हो, इंग्लिश हो, या फिर अगर आप दस के लिए अप्लाई करें तो फिजिक्स का पोर्शन, या फिर अगर आप एनईटी के लिए, मैरान के लिए, यूईटी के लिए अप्लाई करें तो केमिस्ट्री कंप्यूटर का पोर्शन भी। तो तमाम सब्जेक्ट्स आपको इन बैचेस के अंदर पढ़ाए जा रहे होते हैं और आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए बहुत डिटेल के अंदर कवर करवाया जाता है। पाकिस्तान की तमाम टॉप की फैकल्टी मेरे पास आके पढ़ा रही होती है। जो क्लासेस कंडक्ट होती है वो आपको हमारे पोर्टल के ऊपर रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होती है, यानी कि लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जा रही होती है। तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होती हैं, तो आप इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है फाइंड द सेवंथ टर्म इन अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 18 एंड इज दैट ऑफ बिटवीन सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 9। यानी कि देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है? आपके पास कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि आपको सेवंथ टर्म की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें T7 की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट। T7 किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है AR6 के बराबर। एग्जामिनर कहता है कि भाई आपको T7 की वैल्यू निकालनी है, ये किसके बराबर होगा? AR6 के बराबर, जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का क्वेश्चन है। आगे कंडीशन देता है कि आपके पास जो डिफरेंस है फर्स्ट और थर्ड टर्म का, ये बराबर है 18 के। यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान में जो डिफरेंस गिवन है वो किसके बराबर गिवन है? 18 के। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के दरमियान का डिफरेंस, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? AR² और फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल, आपके पास A के। इनका डिफरेंस किसके बराबर है? 18 के। ये एक इक्वेशन गिवन है, एक कंडीशन गिवन है। दूसरे नंबर पे एग्जामिनर कहता है एंड इज डेट ऑफ बिटवीन सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म इज 9। आगे कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास जो डिफरेंस है किसका? फोर्थ टर्म का और सेकंड टर्म का। फोर्थ टर्म के लिए फॉर्मूला AR³ बनेगा और सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला AR बनेगा। ये बराबर है 9 के। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को आप फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आपको दो कंडीशंस गिवन थी, आपने कंडीशंस को ओपन करवा दिया। अब मेरे पास जो पहली वाली कंडीशन आ रही है, अगर आप इसको तरीके से देखो तो मैं इस पहली कंडीशन को क्या कर सकता हूँ? एक्सपेंड। अगर आप इस तरीके से इस पहली कंडीशन को एक्सपेंड करवा दो, यहां से मैं A कॉमन ले लेता हूँ, क्या बन जाएगा? ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा R² - 1 इक्वल टू के बाद 18 का 18। और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है, यहां से भी मैं वैसे AR कॉमन ले सकता हूं। मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? A और R दोनों को कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा R² - 1 इक्वल टू के बाद 9 का 9। सिंपली आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दो। अक्सर लोग क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में से A की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में डाल रहे होंगे, उससे बहुत लंबा काम होगा। तो आसान शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप सिंपल कॉमन ले लो और अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवा दो। तो बेटा देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करवाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड करवाता हूँ, R² - 1 से R² - 1 कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, 9 1 9 होता है, 9 2 18। तो क्या क्या बच गया? यहाँ पे आ रहा है 1/R और इक्वल टू के बाद क्या बच रहा है मेरे पास? इक्वल टू के बाद बच रहा है आपके पास 2। सही है ना? तो आपके पास आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आर आ जाएगा मेरे पास, आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो भाई, ये आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 1/2 के बराबर। आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? सिंपल 1/2 के बराबर। तो भाई जो भी आर की वैल्यू आ रही है, इसको उठा के वापस से अपनी किसी भी आसान इक्वेशन में डाल दो, तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये आर की वैल्यू आ रही है, इसको अपनी मेन इक्वेशन में प्लॉट कर देते हैं। क्या बन जाएगा? ए का ए, R²। तो आर की जगह पे आर की वैल्यू तो 1/2 का स्क्वायर, इट शुड बिकम 1/4। आगे माइनस का ए इक्वल टू के बाद 18 का 18।
तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो आपके पास ये a डिवाइडेड बाय 4 है, इस a के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे सिंपल एलसीएम ले लीजिए, 4 1 जार 4, तो यहाँ पे आ जाएगा a का a माइनस का 4a इक्वल टू के बाद 18 का 18, सही है ना। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई, तो ये क्या बन जाएगा, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस का 4a किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 3a के, और 18 फोर जार, 4 इंटू 18 क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से, ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करवा लो ना, 3 1 जार 3 हो गया, और 3 6 जार इज 18, 3 6 जार इज 18, तो आपके पास किसके बराबर आ गई, ए की वैल्यू आ गई नेगेटिव का, तो नेगेटिव साइन दूसरी तरफ जाएगा, 6 इंटू 4, 4 6 जार इज 24, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास नेगेटिव के 24 के बराबर। भाई देखो बेसिक मैथ से कैसे सॉल्व किया दोबारा समझो, आपने सिंपल तरीके से ये जो आर की वैल्यू आई थी ना बेटा, ये जो आर की वैल्यू आई थी, इसको आपने अपनी पहली इक्वेशन में प्लॉट कर दिया जहां जहां आर आ रहा था, तो आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1/4, तो ए इंटू 1/4 माइनस का ए इक्वल टू 18, यहाँ पे आप सिंपल एलसीएम ले लोगे, तो 4 एलसीएम कैसे लोगे, देखो ये ए डिवाइडेड बाय 4 था, इस ए के नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म्स अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा ए माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 18, सिंप्लीफिकेशन करवाने के ऊपर मैं जाऊंगा, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस का 4 है, ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 है, 3 से 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, सिंपल तरीके 3 6 18, और आपके पास 6 इंटू 4 बन जाएगा 24 के, माइनस का साइन तो दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -24 के बराबर। तो अब देखो आपको निकालना क्या था, सेवंथ टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -24 के बराबर, और आर की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास आर की वैल्यू बराबर है सिंपल 1/2 के बराबर। सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, T7 का आंसर आ जाएगा a इंटू आर की पावर 6, ए बराबर आया किसके, नेगेटिव के 24 के, और आर किसके बराबर है, 1/2 के, पावर में 6 है, तो पावर 6 क्या होगी, 32 होती है, पावर 6 किसके बराबर होगी, 64 के, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 24 एज इट इज, तो 1/2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 बराबर होती है किसके बेटा, 64 के बराबर होती है, सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 4 के टेबल में 24, हमारे पास 6 का टेबल पढ़ लीजिए, अगर मैं 6 का टेबल पढ़ता हूँ, तो बल्कि 6 का भी डायरेक्टली कर लो यार, 3 के टेबल में 24 कहाँ पर आएगा, 2 का टेबल से करना पड़ेगा, 2 12 जार इज 24, देन 2 3 जार इज 6 एंड 2 2 जार इज 4, देन फर्दर 4 3 जार इज 12 एंड 4 के टेबल में 32 कहाँ पर होगा, 4 8 जार इज 32, तो आपके पास सिंपल T7 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 8 के बराबर, यानी कि हमारे पास सातवीं टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है नेगेटिव के 3 डिवाइडेड बाय 8 के बराबर। इस तरीके से फाइनली हमारा एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी चीज है बेटा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, दैट्स द लॉजिक हियर, इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को इजीली सिंप्लीफाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर आपसे कहता है cos π/7 इज इक्वल टू डैश। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर जो आपके पास cos थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ बेसिक ट्रिक्स होती हैं जिनका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू गेन आर फाइनल वैल्यूज ऑफ एन एंगल। यानी कि भाई देखो cos थीटा दुनिया में किसके बराबर होता है, cos थीटा बेसिकली बराबर होता है हमारे पास साइन का साइन, और आगे होता है π/2 माइनस का थीटा। आप लोगों ने ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझसे ट्रिगोनोमेट्री के पहले लेक्चर के अंदर एज अ ट्रिक सीखा हुआ है कि भाई cos थीटा किसके बराबर होता है, साइन π/2 माइनस थीटा के। तो हम यहाँ पे इस कंडीशन को, इस रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे कि देखो अगर मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ आ जाए cos और थीटा, यानी कि एंगल मुझे क्या गिवन है π/7, तो cos π/7 किसके बराबर होगा, साइन का साइन, यहाँ पे आएगा π/2 का π/2 माइनस का सिंपल तरीके से थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा π/7 है। आप जरा इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करवा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा भैया मेरे पास साइन का साइन, सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 7 2 जार नीचे आ गया 14, 7 जाके यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जाके यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से cos π/7, cos π/7 यानी कि किसके बराबर आ गया, हमारे पास cos π/7 बराबर आ जाएगा 7 पाई माइनस का 2 पाई, ऑब्वियसली इट शुड बी इक्वल टू 5 पाई।
क्या आ जाएगा 5 पाई, नीचे मेरे पास 14 का 14 है इट इज, तो मेरा आंसर क्या होगा 5 पाई बाय 14, यानी कि साइन 5 पाई बाय 14 मेरा करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर। तो भाई ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तमाम चीजें मैंने आप लोगों को बैचेस के अंदर ऑलरेडी पढ़ाई हुई होती हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि मुश्किल कोई चीज आ रही है यहाँ पे। क्यूब रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एग्जामिनर कह रहा है एक्स, साथ में इसके पास आ रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स है, क्या आ रहा है क्यूब रूट ऑफ एक्स, नीचे आ रहा है एक्स की पावर में 4 इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है एक्स की पावर में 3 प्लस का अल्फा। अब देखो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करोगे। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। देखो स्क्वायर रूट को जब कभी बार रिमूव करते हो ना तो पावर में आता है 1/2, और दुनिया में कभी भी जब आप क्यूब रूट को रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है 1/3। इन दो कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, सही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ एक्स गिवन है, जब मैं इसको रिमूव करूंगा तो जाहिर सी बात है पावर में क्या आ जाएगा, एक्स की पावर में 1/3 आ जाएगा। और ये एक्स की पावर 4 जो नीचे डिवाइड हो रहा है, मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कभी भी नीचे वाली टर्म को जब नीचे से आप ऊपर भेजते हो, नीचे वाली टर्म भेजते हो, हमेशा हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मैथ्स के अंदर कभी भी जब आप नीचे से टर्म को ऊपर भेजो या ऊपर से टर्म को नीचे भेजो तो पावर में साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव का, तो एक्स की पावर -4 बन गया, इक्वल टू के बाद एक्स की पावर के अंदर 3 प्लस का अल्फा इट का इट। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स के अंदर, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर ए की पावर के से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दो टर्म्स अगर आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो हमें ये बात मालूम है कि मैथ्स के सबसे बुनियादी तरीन कॉन्सेप्ट क्या है कि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी बेसिस सिमिलर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस के अंदर ऐड हो जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी आपस के अंदर ऐड अप हो जाती हैं। तो सेम काम यहाँ पे करिए बेटा, ये देखो दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी इनके आपस में ऐड, तो 1/3 माइनस का 4 बेसिस सिमिलर है तो पावर्स क्या मेरे पास आपस में ऐड अप हो गई। अब देखो क्या बन गया, ये अगर मैं इनको सिंपल तरीके से ऐड करूं तो 1/3 प्लस माइनस माइनस का 4 किसके बराबर आ जाएगा, 1/3 माइनस के 4 का मतलब है एलसीएम लीजिए, नीचे 3 का 3 आ गया, 3 4 जा 12 और 1 माइनस का 12 ये बन गया -का 11। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा एक्स की पावर में -का 11 डिवाइडेड बाई 3, और इक्वल टू के बाद मेरे पास चल रहा है एक्स की पावर में 3 प्लस का अल्फा इट इज, इक्वल टू के बाद क्या चल रहा है एक्स की पावर में 3 प्लस का अल्फा। अगेन देखो मैथ्स का एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस के हों सिमिलर, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने बेसिस के हों सिमिलर तो उनकी पावर्स आपस में क्या हो जाती है इक्वेट, तो बेसिकली -का 11/3 किसके बराबर आ जाएगा 3 प्लस के अल्फा के, तो प्लस के 3 को यहाँ भेजिए तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा -का 3 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद अल्फा का अल्फा, यहाँ पे बेसिक सिंप्लीफिकेशन करवा लीजिए, नीचे 3 बन जा 3 आ गया, ये आ गया -का 11 बन जा -11, और 3 × 3 9 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा -का 11 और -का 9, ये बन जाएगा -का 20 डिवीजन में 3 का 3। तो आपके पास सिंपल तरीके से अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपके पास अल्फा की वैल्यू बराबर आ गई -के 20 डिवाइड। क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई हो गया, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर भाई, क्या चिंता की बात है, सिंपल तरीके से आपके पास अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई -के 20/3 के, क्वेश्चन हमारा सिंपल तरीके से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल, द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 1 प्लस ए की पावर 12 आर 1 प्लस 15 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस के एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर्स के अंदर बैच के अंदर पढ़ाया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की लॉजिक क्या होती है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 प्लस ए की पावर 12, जब तुम इसको एक्सपेंड करते हो ना तो एक्सपेंड करने के ऊपर इसकी पहली तीन टर्म्स क्या है 1 प्लस 15 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस का के एक्स स्क्वायर, तो एग्जामिनर कह रहा है वैल्यू ऑफ ए क्या होगी। अब देखो इसको एक्सपेंड कैसे करवाओ, इसको सॉल्व कैसे करवाओ, कि आप पहली तीन टर्म्स के लिए खाली इसको सॉल्व करवाओगे, पहली तीन टर्म्स के लिए, तो कोई मसले की बात थोड़ी है भाई, क्या चिंता की बात है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है इसके अंदर भाई। आइए जरा सॉल्व करवाते हैं। अब देखो अगर मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है, पावर में क्या आ रहा है, पावर में 12 आ रहा है, तो हमारे पास जाहिर सी बात है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई यहाँ पे सिंपल हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हम सबको पता है बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं सिंपल 1 प्लस ए की पावर 12 के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई करूं, क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके पास 12 कॉम्बिनेशन 0 के बराबर, फिर फर्स्ट टर्म क्या आ रही है 1, और फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, पावर के अंदर क्या आ जाएगा 12 माइनस का 0, और सेकंड टर्म मेरे पास ए है तो ए की पावर के अंदर 0, फिर प्लस का साइन, फिर मेरे पास आएगा किसके बराबर 12 कॉम्बिनेशन, आपके पास नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी 12 कॉम्बिनेशन 1, और फर्स्ट टर्म के 1 है और पावर में क्या आ जाएगा 12 माइनस का 1, सेकंड टर्म ए आ रही है तो ए की पावर में क्या आ जाएगा आपके पास
सिंपल ए की पावर में आपके पास आ जाएगा 1 का 1। और थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 कॉम्बिनेशन 1 की पावर में 12 माइनस का 2। और मेरे पास बी की पावर क्या है, बी बराबर है स्मॉल ए के, तो पावर में क्या आ जाएगा, सिंपल 2 का 2। तो आपके पास जब आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास पहली टर्म ये बन रही है, सेकंड टर्म ये बन रही है, थर्ड टर्म ये बन रही है। तो आपने देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने इस 1 प्लस ए की पावर 12 के ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। तो बेटा देखो, जब बाइनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्मूले को आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के ऊपर पहली तीन टर्म्स आपके पास इसके बराबर आ रही है। मगर क्वेश्चन में आपको पहली तीन टर्म्स क्या गिवन है, ये गिवन है, कोई इशू की बात नहीं है। अभी सिंप्लीफाई कर, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर जब आपने अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करवाया, जरा गौर से बात समझिएगा। जब आपने अपनी बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करवाया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करवाने के बाद आपके पास पहली ये टर्म बन रही है, दूसरी ये टर्म बन रही है, तीसरी ये टर्म बन रही है। यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। आपको क्वेश्चन के अंदर मगर तीन टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में कंपेयर करवाएंगे। कोई मसले की बात नहीं है, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। देखो भाई, हमारे पास जो पहली टर्म की वैल्यू फॉर्म हो रही है 12 कॉम्बिनेशन 0। याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन में कभी भी नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर हो, अगर 0 के बराबर हो तो ओवरऑल आपका आंसर क्या होता है, 12 कॉम्बिनेशन 0 का आंसर होगा 1। फिर 1 की पावर में 12 माइनस का 0 आ रहा है, तो 1 की पावर में कोई भी वैल्यू आ जाए 1 1 ही रहता है। फिर ए की पावर में भी 0 आ रहा है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर में अगर 0 आ जाए तो 1 ही रहता है। भाई बेसिक चीज है, आपको एक बेसिक शॉर्टकट सिखाता हूँ। कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर अगर नीचे वाली वैल्यू 0 हो ना, हमेशा याद रखिएगा आंसर क्या होता है, 1 के बराबर, तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1 की पावर में 12 माइनस का 0 1 ही रहेगा, ए की पावर में 0 1 ही होता है, सही है। अच्छा, सेकंड टर्म किसके बराबर आ रही है, सेकंड टर्म आ रही है 12 कॉम्बिनेशन 1। अब 12 कॉम्बिनेशन 1 किसके बराबर होगा, याद रखिएगा, अगेन एक और ट्रिक सिखा देता हूं आपको। कभी भी कॉम्बिनेशन के अंदर, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी दुनिया के अंदर कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपके पास नीचे वाली वैल्यू 1 के बराबर है ना, तो आपके पास जो भी ऊपर वैल्यू होती है वो एडिटिव नीचे आ जाती है। यानी कि देखो, कभी भी कॉम्बिनेशन में आपके पास नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के, तो जो भी ऊपर वाली टर्म होती है वो एडिटिव आपका क्या होती है, आंसर होती है। तो अगर एन कॉम्बिनेशन 1 का आंसर क्या होता है, एन के बराबर, तो यहाँ पे देखो 12 कॉम्बिनेशन 1 लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या होगा, सिंपल 12 के बराबर। आगे 1 की पावर में 12 माइनस का 1, 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ए का ए एडिटिव बच गया। और देखो फिर थर्ड टर्म किसके बराबर है, थर्ड टर्म हमारे पास आ रही है 12 कॉम्बिनेशन 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 12 देखो थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, 12 कॉम्बिनेशन 2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती। 12 कॉम्बिनेशन 2 को कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल फॉर्मूला एक्सपेंड करवाइए, 12 फैक्टोरियल, 12 में से 2 को माइनस करोगे, 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो भाई 12 फैक्टोरियल को जब ओपन करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 के बराबर, सही है। तो नीचे वाला 10 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 6 इंटू 11 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनली 66 के बराबर। और अगेन देखो, 1 की पावर में कुछ भी आ रहा हो 1 1 ही रहता है, और सिंपल ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। तो ये देखो, ये आपकी टर्म नंबर 1 थी, ये आपकी टर्म नंबर 2 थी, ये आपकी टर्म नंबर 3 थी। तो हमारे पास टर्म 1 की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे 1 के बराबर आई, टर्म 2 की वैल्यू 12 ए के बराबर आई, और टर्म 3 की वैल्यू 66 इंटू ए स्क्वायर के बराबर आई। एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा हुआ है, एग्जामिनर कह रहा है कि पहली टर्म्स आपके पास किसके बराबर है, 1 प्लस 15x डिवाइडेड बाई 2 प्लस के एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हमने एक सिंपल तरीके से क्या काम करना है, आप सिंपल तरीके से इनको आपस में कंपेयर करवा दो, कोई मसले की बात थोड़ी है इसके अंदर मेरे प्यारे बेटे। हमारे पास देखो पहली तीन टर्म्स किसके बराबर आई, अगर मैं इसको तरीके से लिखूं, तो हमारे पास देखो पहली तीन टर्म्स आ रही हैं 1 प्लस का 12a प्लस का 66 इंटू ए स्क्वायर के बराबर। और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो पहली तीन टर्म्स हैं वो किसके बराबर है, 1 प्लस का 15x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ रहा है प्लस का के एक्स स्क्वायर, प्लस का के एक्स स्क्वायर। यानी कि देखो, ये एग्जामिनर ने आपको पहली तीन टर्म्स दी हुई हैं, और ये हमने जो अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन को एक्सपेंड करवाने पे पहली तीन टर्म्स निकाली है, ये आ रही थी। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। अब देखो फर्स्ट टर्म ये तो आपस में कंपेयर हो रही है एज इट इज। अब सेकंड टर्म के अंदर देखो 66 ए स्क्वायर बराबर आ रहा है के एक्स स्क्वायर के, इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ है, तो हम लोग सेकंड टर्म को आपस में जल्दी से जो है ना, इनको आपस में बराबर लेते हैं। तो अगर मैं सेकंड टर्म को आपस में कंपेयर करवाऊं, तो 12 ए के सामने क्या है, ये आ रहा है 15x डिवाइडेड बाई 2, 12 ए के सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है 15x डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सिंपल सी बात है, इनको आपस में जब कंपेयर करवाते हो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की, तो बाकी तमाम वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करवा दीजिए। तो 12 यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। और यहाँ पे देखो 12 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो भाई 3 5 15 होता है, 3 4 12 होता है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया ए का ए
5 का 5 ऊपर एज इट इज, और x का x, और 4 टू जार 8 एज इट इज का एज इट इज। तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू x के बराबर आ गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। देखो इस क्वेश्चन के लॉजिक को पिक करो, ये क्वेश्चन बहुत दफा पेपर्स के अंदर आता है। मैंने आपको बैच के अंदर बाइनोमियल थ्योरम के पास पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन लाजमी करवाया होगा, इससे मिलता जुलता है क्वेश्चन। कि यहाँ पे देखो आपको एग्जामिनर ने क्या कहा हुआ था। एग्जामिनर कह रहा था कि 1 + a⁴ की जब इसको एक्सपेंड करवाओगे तो पहली तीन टर्म्स ये आ रही है, मगर जब हमने एक्सपेंशन करवाई तो पहली तीन टर्म्स मेरे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन पे ये मिल रही थी। तो हमने इन तीनों को आपस में कंपेयर करवा लेना है। अब हो सकता है कोई बच्चा सोचे सर आपने सेकंड टर्म को कंपेयर क्यों करवाया, थर्ड टर्म को करवा लेते। यार थर्ड टर्म को कंपेयर करवाना टफ था, क्योंकि यहाँ पे देखो एक और अननोन के भी मौजूद था ना। हमने थर्ड टर्म को कंपेयर क्यों नहीं करवाया? कोई बच्चा सोचता है सर ये बात। तो भाई देखो थर्ड टर्म के अंदर के की वैल्यू भी आ रही है ना, तो के एक अननोन है, आपको नहीं पता। यहाँ पे ज्यादा अननोन हो जाएंगे। तो सेकंड टर्म के अंदर आपके अननोन्स कम थे, आपके पास खाली ए और एक्स का अननोन था, तो आपने क्या करा, सिंपल ए की वैल्यू कैलकुलेट करी और सिंपल तरीके से क्वेश्चन को हमने इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। तो भाई कैसे किया कि आपने, आपको जो क्वेश्चन के अंदर सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन थी और हमारे पास जो सेकंड टर्म की वैल्यू आ रही थी, इन दोनों को आपस में हमने कंपेयर करवाया। कंपेयर करवा के सिंपल तरीके से ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक हियर। बेटा बात समझ में आती है? बताओ जल्दी से, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं? देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है लॉगरिथम के टॉपिक का। एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहते हैं लॉग हैविंग अ बेस 16, और आपके पास फंक्शन क्या आ रहा है 0.125 का। एग्जामिनर कहते हैं सॉल्व करके बता दो बेटा इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? एक लॉग है जिसकी बेस में 16 आ रहा है और इसका फंक्शन क्या आ रहा है 0.125 का। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए 0.125 कहते कैसे हैं। भाई 0.125 किसके बराबर होता है, कौन बताएगा? है भाई 0.125 किसके कहते हैं, कैसे निकालोगे? वैसे आपको मालूम होना चाहिए 1/8 होता है। बट अगर किसी को नहीं आता तो देखो डेसिमल को आप राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करते हो ना, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेसिमल जितने प्लेसेस राइट हैंड साइड पे जाता है, डिवीजन में वन के बाद क्या आते हैं, उतने जीरो आ जाते हैं। अब देखो तीन प्लेसेस अगर डेसिमल आगे भेज रहे हो ना, तो डिवीजन में भी वन के बाद क्या आएंगे, तीन जीरो आएंगे। अब देखो डेसिमल को जब मैं राइट हैंड साइड पे भेज रहा हूँ, तो जितने डिजिट्स आगे डेसिमल जा रहा है, तो वन के बाद अपोजिट साइड पे उतने जीरो आ जाते हैं। सिंप्लीफाई करवा दो इसको, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 टू जार इज 10, दो कैरी गया, 5 5 जार इज 25। नीचे 5 टू जार इज 10 और दो जीरो के दो जीरो। फिर 5 5 जार इज 25, 5 4 जार इज 20, जीरो का जीरो। फिर 5 1 जार 5 5 8 जार इज 40। 0.125 किसके बराबर होता है, 1/8 के। 0.125 किसके बराबर होता है, 1/8 के। और 8 क्या होता है? देखो 8 किसको कहते हैं, 8 कहते हैं 2 की पावर 3 को। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 के बराबर। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, 0.125 किसके बराबर होता है, 1/2 की पावर 3। या फिर आसान भाषा में आप इसे क्या कह सकते हो कि भाई हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 1/2 की पावर 3 को, जब 2 की पावर 3 को नीचे से ऊपर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर में -3। देखो और से बात समझो, 0.125 किसके बराबर होता है, 1/8 के। और 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 को जब नीचे से ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर -3। तो यानी कि मेरा एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया लॉग हैविंग अ बेस 16, और 0.125 की जगह पे आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 2 की पावर -3। क्या लिख दोगे, 2 की पावर -3। अब देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे? भाई फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए इसके अंदर आप देखो, यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन आ रहा है ना, और ये जो बेस आ रही है, मैं कोशिश करूंगा इसको सेम नंबर पे शिफ्ट कर दूं। कैसे? तो 16 क्या होता है, 16 होता है 2 की पावर 4 के। 16 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4 के। 16 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4। और मेरे पास फंक्शन क्या मौजूद था, 2 की पावर -3 का। तो याद रखिएगा मैथ्स के अंदर लॉगरिथम के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला होता है। लॉगरिथम के अंदर एक बेसिक फॉर्मूला ये होता है कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं एक लॉगरिथम है, उसकी बेस आ रही है b की पावर m, सही है, और उसका फंक्शन आ रहा है x की पावर n के। तो भाई अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम प्रिंसिपल कहीं पे भी इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। कहीं पे भी, चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। मेरे पास एक लॉगरिथम आ रहा है, इसकी बेस आ रही है x की पावर m के और फंक्शन आ रहा है x की पावर n के। तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा कि देखो जो भी आपके पास फंक्शन की पावर आ रही है ना, उसको पहले लिखो, बेस के ऊपर जो पावर आ रही है उसको डिवीजन में लिखो, और सिंपल तरीके से लॉगरिथम अपने फंक्शन अपनी बेस पे अप्लाई हो जाएगा। सही है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे देखो हम सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। फंक्शन पे जो पावर आ रही है, बेस पे जो पावर आ रही है, इनको उठा के आप पहले शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा -3/4। और सिंपल लॉगरिथम अपनी बेस पे अप्लाई हो जाएगा, अपने फंक्शन पे अप्लाई हो जाएगा। और कभी भी लॉगरिथम के अंदर फंक्शन और बेस सिमिलर हो जाए तो ये खत्म हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, सिंपल -3/4 मेरे पास बच रहा होगा। क्या बच रहा होगा, -3/4 बच रहा होगा। ठीक है,
पास क्या होगा बेटा, इस क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनली करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से फाइनली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इट्स अ लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो ये छोटी छोटी बातें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई बंदा नहीं आपको बताएगा, छोटी छोटी बातें, सही है ना बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग आ रहा है। एग्जामिनर कहता है अ कंपनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, 60% ऑफ देम आर मेल, इफ 4 एम्प्लॉयज आर टू सेंड फॉर द ट्रेनिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 आर फीमेल्स। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे काफी सारे एम्प्लॉयज एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस कंपनी के अंदर 60% ऑफ द एम्प्लॉयज कैसे हैं, मेल है। यानी कि एग्जामिनर ने साफ तौर पे आपको बता दिया, आपको भाई फ्रैक्शन ऑलरेडी गिवन है, प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, फ्रैक्शन को कहते हैं ना। तो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं कि एक कंपनी के अंदर, एक कंपनी है उसके अंदर एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एग्जिस्ट करते हैं, सही है। और इस कंपनी के अंदर 60% जो एम्प्लॉयज आ रहे हैं, 60% एम्प्लॉयज वो कैसे आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं। तो रिमेनिंग क्या होंगी, फीमेल्स होंगी, जाहिर सी बात है ना। 60% एम्प्लॉयज अगर मेल आ रहे हैं तो 40% क्या होंगे बेटा, 40% आपके पास फीमेल्स की तादाद होगी। 40% किसकी तादाद होगी, फीमेल्स की। तो एग्जामिनर कह रहा है इफ 4 एम्प्लॉयज आर सेंट फॉर द ट्रेनिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 4 आर फीमेल्स। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करोगे। एग्जामिनर बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहा है, कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक कंपनी है, उस कंपनी में 60% मेल है, 40% कितने हैं, फीमेल है। आगे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ इस बात की कि तुमने 4 एम्प्लॉयज को सेंड करना है ट्रेनिंग के ऊपर, मगर वो 4 की 4 फीमेल्स होनी चाहिए। तो भाई ये डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे कैसे, कि देखो आपके पास 60% का मतलब क्या होता है, 0.6, 40% का मतलब क्या होता है, 0.4। ये बात सबको मालूम है ना। 40% किसे कहते हैं, 0.4 को कहते हैं। अब एग्जामिनर क्या कह रहा है कि तुमने 4 एम्प्लॉयज को भेजना है, जरा गौर से देखो। ये 4 एम्प्लॉयज हैं जो अमेरिका के टूर पे जा रहे हैं, ये 4 एम्प्लॉयज हैं जो भाई अमेरिका के टूर के ऊपर, सिंगापुर के टूर के ऊपर हेडक्वार्टर अपनी कंपनी के जा रहे हैं। जीएसके का हेडक्वार्टर जैसे इंग्लैंड के अंदर है, तो हमारे पास से क्या होता था, हमारी टीमें जाती थी पाकिस्तान से, है भाई। तो 4 सबसे फेवरेट चमचे, 4 सबसे फेवरेट अच्छे वाले एम्प्लॉयज हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो जा रहे हैं कि भैया ट्रेनिंग के ऊपर। मगर एग्जामिनर ने कंडीशन क्या दी है, ये 4 के 4 एम्प्लॉयज कैसी होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। यानी कि भैया पहली भी फीमेल होनी चाहिए, दूसरी एम्प्लॉय भी फीमेल होनी चाहिए, तीसरी एम्प्लॉय भी क्या होनी चाहिए, फीमेल, और चौथी एम्प्लॉय भी क्या होनी चाहिए, फीमेल। मेरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, मेरा सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट क्या हो गया, 0.4 की पावर के अंदर 4। क्योंकि देखो 40% फीमेल है, 40% का मतलब क्या होता है, 0.4 का होना। अब चूंकि 4 एम्प्लॉयज जा रहे हैं ट्रेनिंग के ऊपर, चारों की चारों क्या होनी चाहिए, फीमेल्स होनी चाहिए। तो पहले एम्प्लॉय सेलेक्ट करने की क्या आपके पास कंडीशन होगी, जरा गौर से देखो ये क्या काम कर रहा है। पहले एम्प्लॉय फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा एम्प्लॉय फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तीसरा एम्प्लॉय फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, चौथा एम्प्लॉय फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। अब आप बोलोगे सर 0.4 क्यों रखा, भाई 0.4 डायरेक्टली आपकी फीमेल की प्रोबेबिलिटी है। कैसे, कि देखो आपके पास टोटल 40 क्या आ रही है, हमारे पास टोटल है तो 40% क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल आपके पास 40 फीमेल्स हैं और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 100 हैं। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 आपके पास क्या बन जाएगा, 0.4 बन जाएगा ना बेटा। 40% किसे कहेंगे, 0.4 बन गया। कि भाई देखो टोटल मेरे पास अगर 40 खवातीन है, उन और टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, टोटल 100 लड़के सपोज एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर। टोटल 100 एम्प्लॉयज एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, 100 लोग काम करते हैं, 40 क्या है, फीमेल्स हैं। तो भाई पहली फीमेल सेलेक्ट करने की क्या होगी, 40/100। दूसरी फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/100। तीसरी फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/100। चौथी फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 40/100। 40/100 को क्या कहते हैं, 0.4। सिंपल तरीके से 4 फीमेल्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 दफा फीमेल्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 0.4 की पावर 4 बन जाएगा। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 0.4 को अगर आप रिमूव करते हो क्या बन जाएगा भाई, डेसिमल को अगर मैं एक प्लेस, डेसिमल को अगर मैं राइट हैंड साइड पे भेजता हूँ, देखो डेसिमल को अगर मैं क्या करूं, डेसिमल को मैंने रिमूव करना है, 0.4 फर्दर कैसे सॉल्व करोगे बेटा। देखो अगर मैं डेसिमल को राइट हैंड साइड पे भेजता हूँ तो ये 4 बन जाएगा। और देखो डेसिमल चूंकि एक डिजिट आगे जा रहा है, अपोजिट साइड पे 1 के बाद एक 0 आ जाएगा, और होल पावर में 4 का 4 एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 की पावर 4 किसके बराबर होता है, देखो भाई हम सबको पता है कि 4 की पावर 4 क्या होता है, ये होता है 256 के बराबर। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब बराबर होता है किसके, 64 के। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का क्यूब होता है 64, 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 के बराबर। 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया 256 का 256। 10 की पावर 4 क्या होगा आपके पास, अगर एग्जामिनर कहता है 10 की पावर 4 तो आपके पास 4 दफा 0 मजीद आ जाएंगे भाई। तो 10 का 10 एड इज, और मजीद क्या कर दो आपके पास, सिंपल तरीके से आपके पास 4 0। आसान आसान लॉजिक है भाई। आपको कभी भी 10 की पावर 4 लेना है ना, तो जितने दफा पावर आ रही है ना उतने 0 नीचे लगा दो। 3 दफा पावर आ रही है उतने क्या लगा दो, उतने अपने पास 0 एडजस्ट करके लगा दो। अब इसको बैठ के आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई इसको बैठ के करवाना पड़ेगा बेटा, कैसे करवाओगे।
भाई देखो, अगर मैं टेबल यहाँ पे पढ़ता हूँ, फोर का टेबल ही पढ़ लेते हैं। तो फोर का नहीं, टू का टेबल से स्टार्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा टू वन जा टू, टू जा फोर, और ये बन गया हमारे पास किसके बराबर, एट जर 16। सही है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो गया टू फाइव जर 10, और ये तीन जीरो के तीन जीरो एडिटेज आ गए, टू फाइव जर 10, तीन जीरो के तीन जीरो आ गए, फर्दर सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा टू सिक्स जर 12, टू फोर जर 8, और ये हो जाएगा मेरे पास, डायरेक्टली नहीं कर सकता, डायरेक्टली चेक कर लेता हूँ एक दफा। ये बन जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ तो फोर थ्री जर इज 12 एंड फोर टू जर इज 8, और ये बन जाएगा मेरे पास फोर वन जर 4। यहाँ पे क्या आएगा, एक कैरी गया तो ये 10 बन रहा है, तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर टू जार 8। अब की बारी में देखो दो बच रहा है, तो फोर फाइव जार इज 20, और जीरो का जीरो, 1250 बन गया। एक और दफा देखते हैं, फोर के टेबल में 32 तो एट पे आता है नहीं, तो टू का टेबल पढ़ना पड़ेगा। टू वन जार टू एंड टू सिक्स जार इज 12, सिक्स जार इज 12 एंड टू सिक्स जार इज 12 एंड टू टू जार इज 4 एंड टू फाइव जार इज 10। सही है, 16 डिवाइडेड बाय 625, 16 डिवाइडेड बाय 675 होना चाहिए यहाँ पे तो। 16 डिवाइडेड, आंसर क्या आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाय 625 के बराबर। भाई क्वेश्चन के अंदर बच्चे ने एमसीक्यूज बताते हुए गलती कर दी होगी, 16 डिवाइडेड बाय 625 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर किसके बराबर होगा, 16 डिवाइडेड बाय 625 के बराबर। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल बात है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। भाई आपको जो फ्रैक्शन गिवन होता है, फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं, तो आपने सिंपल तरीके से, आपको चार फीमेल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो आपने चार दफा फीमेल की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करवा दी, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। भाई ये तमाम चीजें मैंने आपको पेजेस के अंदर पढ़ाई भी है, एक एक चीज आपको सब समझाई भी है, पढ़ाई भी है, दिखाई भी है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है मेरे प्यारे शागिर्दों। उसके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आईबीए के अंदर बेतहाशा आता है, फास्ट के अंदर बेतहाशा आता है। एग्जामिनर कह रहे हैं, a Pythagorean triple is a triplet of positive integers a, b, and c such that a right triangle exists with the legs a, b, and hypotenuse c. Following are the Pythagorean triplet except. अब देखो पाइथागोरियस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, कि दुनिया के अंदर बड़े फेमस जो है ना, आपके पास कुछ पाइथागोरियस ट्रिपलेट्स होते हैं। यानी कि देखो, मैं आपके पास एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, हमें बात मालूम है कि भाई आपके पास ये वाली साइड जो होगी ना परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, बेस हो गया। तो जाहिर सी बात है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जो कि हमेशा क्या करे, कि हमेशा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करता है। सही है। तो दुनिया के अंदर कुछ बड़े फेमस नंबर्स हैं जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, थ्री फोर फाइव की, तो थ्री फोर, थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव एक ऐसा मशहूर तरीन पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, कि अगर आप फाइव कंसीडर करते हो हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बड़ी बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज की होती है, बाकी दो साइड परपेंडिकुलर बेस की होती है, तो ये हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करेगा। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री फोर फाइव, तो बड़ा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सिमिलरली एक और बड़ा फेमस है वन कॉमा अंडर रूट टू, ये बड़ा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट है। सिमिलरली हमारे पास एक और बड़ा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है फाइव कॉमा ट्वेल्व कॉमा थर्टीन, ये बड़ा फेमस एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसके अलावा सिक्स कॉमा एट कॉमा टेन बड़ा फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसके अलावा एक और होता है, क्या था, आठ पंद्रह और सत्रह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, आठ पंद्रह और सत्रह, ये जो है ना बड़े फेमस पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं, जिनकी वैल्यूज आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, जिनकी वैल्यूज आपको क्या होनी चाहिए, फिंगर टिप्स के ऊपर हमेशा याद रहनी चाहिए, हमेशा हमेशा, जब मैं कह रहा हूं। तो अब देखो, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है ना कि भाई यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन से आ रहे हैं, तो भाई देखो, अब एग्जामिनर ने क्या कहा है आपसे कि भाई इन ऑप्शंस के अंदर से बताइए कौन सा ऑप्शन पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, आपको वो बताना है। तो देखो, ऑप्शन नंबर ए हमें पता है, ऑप्शन नंबर ए पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, थ्री फोर फाइव बड़ा फेमस है। सिमिलरली अगर आप देखो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी आ रहा है ना बेटा, आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन बी भी नहीं होता, सी भी नहीं होता, डी भी नहीं होता, बट नहीं, डी होता है भाई। डी जानबूझ के कंफ्यूजिंग गिवन है। अगर इन तीनों साइड्स को आप टू पे डिवाइड करो ना, तो क्या बनेगा, टू फाइव जर 10, ट्वेल्व जर 24 एंड टू वन जर टू, टू थ्री जर 6, तो पांच बारह तेरह ही बन रहा है सिंप्लीफाई करने पे। तो पांच बारह तेरह क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये होता है, हमें वो बताने जो नहीं होते। तो अब देखो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है पांच तेरह और सत्रह, मुझे पता है आठ पंद्रह सत्रह होता है, कभी भी पांच तेरह सत्रह नहीं हो सकता। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, सत्रह को आप हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर बेस पांच और तेरह को कह दो, वेरीफाई नहीं करेगा, तो ये आपका क्या है, ये आपके पास करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि ये नहीं होता। सिमिलरली दस ग्यारह बारह, भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर तीन चार पांच होते हैं खाली। कंसेक्यूटिव नंबर्स में हमेशा याद रखिएगा, तीन चार और पांच जो होते हैं ना, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स में पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। दस ग्यारह बारह कभी बनेगा ही नहीं। आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, कि हाइपोटेन्यूज ले लो, इसको बेस उसको परपेंडिकुलर ले लो, दस और ग्यारह में से किसी को भी, तो आपका कभी भी वेरीफाई नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये नहीं होता हमारे पास, यानी कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, ये भी करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन गलत आ रहे हैं, दोनों क्या होंगे, हमारे करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी।
दोनों ही हमारे पास क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होते। तो भाई कोई एक नहीं होना चाहिए था, मगर यहाँ पे देखो दो ऑप्शंस गिवन है। जाहिर सी बात है, या तो टाइपिस्ट ने या फिर बच्चे ने गलती करी होगी बताते हुए, कोई एक आपके पास होगा। मगर चलो यहाँ पे दो नहीं आ रहे, कोई मसले की बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है। फेमस बड़े मशहूर आपके पास जो है ना ट्राइंगल्स की साइड्स का होना, जो कि हमेशा क्या करती है, पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू वन बाय रूट टू के और कॉस बीटा की वैल्यू आ रही है वन बाय टू के। सही है, आगे कह रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा बता दीजिए। अगेन ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 दफा करवाया हुआ है। तो यार कितना मजे का क्वेश्चन आ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैच का फायदा क्या होता है कि बैचेस के अंदर आपको रीसेंट ईयर्स के तमाम पेपर सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। अब देखो मुझे कॉस अल्फा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, निकालना क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो बेटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का याद करो, फॉर्मूला क्या होता है, याद है कि नहीं याद। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से कॉस अल्फा का कॉस अल्फा। आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सिंपल कॉस बीटा का कॉस बीटा। फिर माइनस का फॉर्मूला है तो प्लस पे ओपन होगा, आगे आएगा साइन अल्फा और फिर आ जाएगा साइन बीटा। तो अब देखो क्वेश्चन में कॉस अल्फा गिवन है, कॉस बीटा गिवन है, साइन अल्फा साइन तो गिवन नहीं है। तो पहले निकालोगे, कैसे निकालोगे, क्या बचपन में वो फॉर्मूला पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम का कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के। तो सिमिलरली सेम काम यहां पे करो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, वन के। तो मुझे कॉस अल्फा की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, वन बाय अंडर रूट टू के। इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया जाएगा, क्या अप्लाई कर दिया जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वन बाय टू बचेगा। यहां पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वन, प्लस के वन बाय टू को दूसरी तरफ भेजोगे, वहां जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का वन बाय टू। तो वन माइनस का वन बाय टू किसके बराबर होता है, वन बाय टू के बराबर होता है। तो मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस का वन बाय टू, सिंपल तरीके से वन बाय टू के बराबर आ गई। स्क्वायर को रिमूव करोगे, स्क्वायर को रिमूव करोगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय अंडर रूट टू के बराबर। यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, वन बाय अंडर रूट टू के बराबर। सिमिलरली अब आप साइन बीटा की निकालोगे, कैसे, कॉस बीटा गिवन है, साइन बीटा निकाल लोगे बेटा। तो भाई देखो सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा किसके बराबर होता है, वन के। साइन स्क्वायर एंगल प्लस कॉस स्क्वायर एंगल बराबर होता है वन के। तो कॉस बीटा की वैल्यू गिवन है वन बाय टू के, पावर में आ गया स्क्वायर, यहाँ पे आ गया प्लस का साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू के बाद वन। तो वन बाय टू का स्क्वायर होता है वन बाय फोर, इक्वल टू के दूसरी तरफ भिजवा दीजिए बेटा। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू वन माइनस का वन बाय फोर। तो वन माइनस का वन बाय फोर, चार में से एक निकालोगे बचेगा थ्री डिवाइडेड बाय फोर के बराबर। तो आपके पास साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या आ गई, थ्री बाय फोर के बराबर। यहाँ पे जब आप अंडर रूट अप्लाई करोगे तो इट शुड बिकम अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल अंडर रूट बराबर, किसके बराबर आ जाएगी, सिंपल अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय के बराबर। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। सही है। अब आपने देखो साइन अल्फा भी निकाल लिया, साइन बीटा भी निकाल लिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा वैसे ही गिवन था, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। कॉस अल्फा की वैल्यू क्या थी, कॉस अल्फा बराबर था वन बाय अंडर रूट टू के। सही है। कॉस बीटा किसके बराबर था, वन बाय टू के, प्लस का साइन, साइन अल्फा क्या आया, साइन अल्फा आया मेरे पास सिंपल तरीके से वन बाय अंडर रूट के। और साइन बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आ गई रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू के। इसको सिंप्लीफाई जरा करते हैं तो बेटा क्या बन जाएगा, वन वन जार वन डिवाइडेड बाय, ये बन गया मेरे पास, ये तो सेम दोनों के नीचे देखो सेम एलसीएम ही आ रहा है ना। चलो तरीके से लिख दो एक दफा, ये बन गया वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू, भाई ये वन बाय रूट टू, जब वन बाय टू से मल्टीप्लाई होगा ये बन गया वन बाय टू। और यहाँ पे देखो रूट थ्री इंटू वन, ये आ जाएगा रूट थ्री, और इधर आ जाएगा टू रूट टू का टू रूट। अब देखो दोनों टर्म्स के नीचे चूंकि सिमिलर वैल्यू आ रही है तो नीचे वाली वैल्यू को एक बार लिखोगे और ऊपर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपस में ऐड। क्या बन गया, वन प्लस का अंडर रूट थ्री, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, टू रूट टू। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, वन प्लस का रूट थ्री, और नीचे डिवीजन में क्या आ गया, टू रूट टू। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना, बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या मुश्किल बात है इसमें, भाई सिंपल सी लॉजिक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको बैजेस के अंदर पढ़ाया हुआ होगा, सेम कॉन्सेप्ट क्या होगा, मैंने आपको बैजेस के अंदर पढ़ाया हुआ होगा। कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। बताओ भी, बात समझ में आती है, बात क्लियर होती है, किसी बच्चे को कोई मसला। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, यूवीटी की कर रहे हो, नेट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, आप ई कैट के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ई कैट के नस के बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के बैचेस अलग होते हैं, एमडी कैट के बैचेस अलग होते हैं। आप बेहतरीन तरीके से तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर कर सकते हो। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको तमाम चीजें कवर अप करवाएगी, हर चीज की लाइव क्लासेस होंगी। तो लाजमी तौर पे बैच का आपने हिस्सा बनना है। देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कहता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ 1 2 5 9 इंटू एक्स वाई इक्वल टू 11 और 20। अब देखो ये आपके पास बेसिकली क्या गिवन है, ये आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। यहाँ पे देखो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू के बाद एग्जामिनर कहता है 11 और 20 आ रहा है। तो एग्जामिनर सिंपल मासूमियत वाले अंदाज में कह रहा है कि भाई बताओ तुम्हारे पास किसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी। दो तरीकों से वैसे से सॉल्व कर सकते हो। आसान तरीका क्या है कि भाई आप इसको इस तरीके से कंसीडर करो कि ये आपके पास मैट्रिक्स ए आ रहा है, ये आपके पास मैट्रिक्स बी आ रहा है, और ये आपके पास, या फिर इसको आप ऐसे कह लो, ये आपका मैट्रिक्स ए आ रहा है, ये आपका मैट्रिक्स एक्स आ रहा है, ये आपका मैट्रिक्स बी आ रहा है। तो भाई कैसे सिंप्लीफाई करोगे? मैट्रिक्स ए को दूसरी तरफ भिजवा दीजिए, मैट्रिक्स ए जब दूसरी तरफ जाएगा तो ए इनवर्स की फॉर्म में जाएगा, तो आपके पास एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। सिंप्लीफाई करवा लो, आपका पर्टिकुलरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका सॉल्व करने का ये है। नहीं तो एक और तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और ज्यादा आसान है, वो इतना मुश्किल नहीं है। वो क्या है कि भाई आप डायरेक्टली इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, देन दोनों मैट्रिसेस को आपस में कंपेयर करवा लो। सही है, कंपेरिजन करवा लो दोनों मैट्रिसेस का, और सिंपल सॉल्व, ज्यादा आसान तरीका है। कि भाई देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने मैट्रिसेस में आपको ये वाले क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो सबसे पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 1 5 2 और 9। तो मैं इस वाले मैट्रिक्स को बेसिकली मल्टीप्लाई करवा देता हूँ एक्स और वाई मैट्रिक्स के साथ। तो भाई ये जो रॉज आ रही हैं, इन रॉज को आपने क्या करना है, इन कॉलम्स के साथ सिंपली तरीके से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स आ जाएगा, 5 जाके जब वाई से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा प्लस का 5 वाई। सही है। 2 जाके एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 2x। 9 जाके वाई से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 9y। सही है। तो आपने इन दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करवा लिया। इक्वल टू के देखो बाद क्या मौजूद है, 11 और 20। इक्वल टू के बाद है 11 और 20। अब आप सिंप्लीफाई करवा लो। कैसे कि देखो इक्वल टू के आमने सामने कभी भी दो मैट्रिसेस अगर आ जाए तो इनकी जो एक दूसरे के आमने सामने वाली टर्म्स होती है आपस में बराबर आ जाती है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि x प्लस का 5y किसके बराबर आ जाएगा, 11 के। सिमिलरली 2x प्लस का 9y किसके बराबर आ जाएगा, 20 के। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे? x और y की वैल्यू चाहिए ना बेटा। आसान तरीका क्या है, ये जो पहली वाली इक्वेशन आ रही है इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाइए तो क्या बन जाएगा, 2x। ये हो जाएगा 5 2 10y, और 11 इंटू 2 22। इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवा दीजिए, दोनों इक्वेशन को सेपरेट करवा दोगे 2x से 2x कट जाएगा। 9 में से 10 को माइनस करोगे, 9y माइनस का 10y क्या हो जाएगा, 9 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का y। और 20 में से जब 22 को माइनस करोगे तो बचेगा नेगेटिव का 2। माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई। जो भी y की वैल्यू आई है इसको अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट कर दे, वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस का 5y, y बराबर है किसके, 2 के। इक्वल टू के बाद 11, तो 5 2 जार इज 10। तो प्लस का 10 जब दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये 11 माइनस का 10 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, सिंपल तरीके से बराबर आ जाएगी। तो आपके पास एक्स का आंसर भी आ गया, वाई का आंसर भी आ गया। एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 2 के बराबर। अगर मुझे एक्स और वाई निकालना था, एक्स 1 है, वाई किसके बराबर है, 2 के। सिंपल तरीके से आंसर आ गया। क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड्स के ऊपर सॉल्व हो गया। ये ज्यादा आसान तरीका है सॉल्व करने का, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करते, यकीन मानिएगा, नर्सरी क्लास का। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, तो कहता है इफ x माइनस का अल्फा इज द फैक्टर ऑफ, इफ x माइनस का अल्फा इज द फैक्टर ऑफ अल्फा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आ रहा है फैक्टर्स वाला। दो तरीके होते हैं फैक्टर्स वाले क्वेश्चन को करने के, या तो फैक्टोरियल थ्योरम पे सॉल्व किया जाए या लॉजिक के ऊपर। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि x माइनस का अल्फा, x माइनस का अल्फा क्या है, तुम्हारा फैक्टर आ रहा है। तो जो भी आपका फैक्टर होता है ना, इसको आप जीरो के बराबर कंसीडर करते हो। यानी कि x माइनस का अल्फा बराबर है जीरो के, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू बराबर आ गई अल्फा के। यानी कि x इसके बराबर है आपके पास अल्फा के। तो आपका देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, x माइनस का अल्फा फैक्टर है इस इक्वेशन का। और आपकी इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है अल्फा इंटू एक्स क्यूब माइनस का आगे आ रहा है 2x स्क्वायर, आगे आ रहा है पॉजिटिव का ax इक्वल टू के बाद जीरो। फैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि उसमें जब वैल्यू को आप प्लॉट करोगे आपका आंसर क्या आएगा, जीरो के बराबर। अब जरा लॉजिक बात को समझिएगा, लॉजिकली बात को समझो, बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि भाई देखो अब मैं सॉल्व इसको करने पे जब जाऊंगा तो हमें पता है कि x इसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां x आ रहा है वहां पे x की वैल्यू को प्लॉट कर दो। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा का अल्फा, x की जगह पे भी अल्फा आ जाएगा, क्यूब का क्यूब। फिर माइनस का 2 अगेन x की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, प्लस का a, प्लस का क्या है, ये अगेन अल्फा आ रहा है। सही है ना। तो अल्फा का अल्फा इट इज, x की जगह पे अल्फा आ जाएगा इक्वल टू जीरो। तो क्या बन गया, ये बन गया ये सिंपल तरीके से क्या बन गया, अल्फा इंटू अल्फा क्यूब, ये आ गया अल्फा की पावर 4 के।
माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर, फिर आगे क्या आ जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो नेगेटिव का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा स्क्वायर क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस का अल्फा स्क्वायर, ये बन जाएगा नेगेटिव का अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्या बन, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल तरीके से अल्फा की पावर 4 माइनस अल्फा स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ना, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का आसान तरीका, यहाँ से अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ये आपके दो फैक्टर्स बन गए, एक फैक्टर आ गया अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक फैक्टर आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो भाई अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अल्फा की एक वैल्यू डायरेक्टली आपके पास 0 के बराबर आ गई। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला अप्लाई करोगे तो एक दफा ही बन जाएगा अल्फा प्लस का 1, एक दफा बन जाएगा अल्फा माइनस का 1। तो अगेन बारी बारी दोनों को आप 0 के बराबर कंसीडर करोगे, प्लस का 1 जब 0 के बराबर लोगे तो अल्फा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और एक दफा -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यानी कि अल्फा की एक वैल्यू 0 है, एक वैल्यू -1 है, एक वैल्यू +1 है। तो यानी कि भाई अल्फा की वैल्यू -1 भी करेक्ट है, 0 भी करेक्ट है, +1 भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। इस तरीके से फाइनली हमारी आज की क्लास के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मतलब की एग्जाम पे पहुंचते हैं। देखो बेटा ये चीज अपने जहन में रखिएगा, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, तो भाई इनकी आपने तैयारी बहुत तरीके से करनी है। मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी के ऑलरेडी मैराथन डिजाइन करी हुई है, फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स भी कवर करवाए हुए हैं, मगर देखो पास पेपर्स बाद का काम है। सबसे पहले आपको अपनी तैयारी बहुत तरीके से कवर करनी है, तो अपनी तैयारी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने, तैयारी अपनी अपनी अभी से स्टार्ट करनी है। तो लाजमी तौर के ऊपर हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, इसका हिस्सा बनिए। आप लोगों के इंटर के पेपर्स के दौरान आपको गैप मिल रहा होगा, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि तैयारी अभी से स्टार्ट करो, जितनी ले सकते हो अभी क्लासेस को ले लो, पेपर्स के बाद इतना टाइम नहीं बचेगा। सेकंड नंबर के ऊपर बैच का सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आपको बैच के अंदर कवर करवाए जाते हैं। लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको तमाम सब्जेक्ट कवर करवाते हैं, पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर करवाता है। ये वाला मजाक नहीं होता कि मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, बायो एक ही कोई टीचर बैठ के पढ़ा रहा हो जिसकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना अपना कोई तजुर्बा है, ऐसा मजाक नहीं होता। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट पढ़ाती है, तमाम लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिलती है हमारे स्पेसिफाइड पोर्टल्स के ऊपर, तो आप लाजमी तौर पे आप रिकॉर्डिंग्स को भी ले सकते हो पोर्टल्स के थ्रू, सही है। इसके अलावा आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, जो भी टेस्ट आपका कंडक्ट होता है उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, और ये सारे के सारे टेस्ट पास पेपर बेस्ड होते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है, चाहे आप फास्ट की तैयारी कर रहे हो, नस की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो, मैरान की कर रहे हो, कॉमसेट की कर रहे हो, आईबी की कर रहे हो, जीआईकेआई की कर रहे हो, गर्ज ये कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड की है, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटी है, चाहे नस बिजनेस स्कूल है, चाहे फास्ट बिजनेस स्कूल है, चाहे आईबी है, चाहे सीबीएम है, चाहे केएसबीएल है, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, तो हर तरह के हमारे बैचेस अवेलेबल होते हैं। अगर कोई एमडी कैट का बच्चा है तो प्री मेडिकल के बच्चों के स्पेसिफाइड बैचेस होते हैं, जहां पे प्री मेडिकल का बच्चा अपनी कैपेसिटी के ऊपर लर्निंग करते हैं एमडी कैट की, पाकिस्तान के तमाम टॉप के मेडिकल कॉलेजेस की। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर कोशिश करनी है कि बैच का हिस्सा बनिए। स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर गिवे हैं, इस नंबर के ऊपर डिटेल्स वगैरह मालूम करने के लिए मैसेज कर सकते हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।